नमस्कार दोस्तों, 8 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज आज हम देखेंगे, न्यू फ्रेट कॉरिडोर अ बिग बूस्ट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थर्सडे को इनॉग्रेट किया न्यू रिवरी न्यू मदर सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, इनके भी बहुत सारे सब कॉरिडोर्स हैं। जैसे कि वेस्टर्न कॉरिडोर अगर 1499 किलोमीटर का है, तो उसमें वडोदरा रेवाड़ी कॉरिडोर 930 किलोमीटर, वडोदरा जेएनपीटी, रेवाड़ी दादरी, और इस वडोदरा रेवाड़ी के भी बहुत छोटे छोटे आप कह सकते हो कॉरिडोर है। आप अगर इस डिस्टेंस को देखो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, तो भाई ये चालू हुआ आपका दादरी से और पूरा चलता 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 जेएनपीटी पहुंच रहा है मुंबई। तो इतने बड़े सेक्शन को आपने 3-4 छोटे सब सेक्शन में बांटा, और उन सब सेक्शंस के भी बहुत सारे और सब सेक्शन है। समझ गए आप बात को? क्योंकि इतनी बड़ी रेलवे लाइन आप बिछा रहे हो, तो वो एक गो में नहीं बिछ सकती है। कहीं ना कहीं आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, जहां पे आपको चीजों को तोड़ के करना पड़ेगा, और वही यहां पे किया जा रहा है। तो एक ऐसा ही छोटा कॉरिडोर जिसको बोला जाता है न्यू रेवाड़ी, न्यू मदर सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको फ्लैग ऑफ किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। और इसके साथ साथ मोदी जी ने वर्ल्ड की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ किया है। और मोदी साहब ने क्या बोला कि भैया, हमारा मिशन है कि हम कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, ताकि 21वीं सदी का जो भारत है वो एक गेम चेंजर की तरह सामने आए। ये जो आपका न्यू रेवाड़ी न्यू मदर सेक्शन बना है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, ये 5 से 6 साल की मेहनत के बाद बना है। यहाँ पे फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, नेशनल कैपिटल रीजन के, हरियाणा के, राजस्थान के, इनको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि इन ट्रेन के थ्रू जो सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा वो इंडस्ट्री के लिए भी होगा, फार्मर्स के लिए भी होगा। सिमिलरली ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भोजपुर और न्यू खुर्जा सेक्शन, इसको लास्ट मंथ इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और इसके थ्रू फार्म प्रोडक्ट्स अभी ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं पंजाब से, कोल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है झारखंड से, जा कहां रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन। और ओवरऑल इससे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हो क्या रहा है, तो पहले जो ये फ्रेट ट्रेन चला करती थी, इनकी एवरेज स्पीड होती थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनकी एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाई जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, इनमें 133 रेलवे स्टेशन पड़ेंगे। इन रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, फ्रेट टर्मिनल बनाए जाएंगे, कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे, पार्सल हब बनाए जाएंगे, और बड़ी बड़ी फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, जो कि विलेजेस को, फार्मर्स को, गरीबों को, स्मॉल बिजनेस को, इवन सब्जी बेचने वालों तक को मदद करेगा। तो नो डाउट मैं ये बोलूंगा कि ये जो स्टेप है हमारे प्रधानमंत्री साहब को, हमारी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का, और जिस स्पीड से ये स्टेप को इंप्लीमेंट किया गया है, काबिल तारीफ है। देखिए, सरकार की आप बुराई करो गलत चीजों पे, अच्छी बात है, बट जब सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो उसकी तारीफ भी होना चाहिए। पिछले 5 से 6 सालों में जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे काम हुआ है ना, ये काबिल तारीफ है। कभी भी इस स्पीड पे काम नहीं हुआ जिस स्पीड पे अब हो रहा है, ये बहुत अच्छी। कभी भी इस स्पीड पे काम नहीं हुआ है जिस हिसाब से हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। तो नो डाउट भाई, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसका जो काम करने की स्पीड है वो बहुत तेज है, और इसके लिए उसको तारीफ करना चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, इन सब चीजों में ये चीज आपको काम आएगी। फिलहाल ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है वो रेलवे से डील करती है। आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाना मत भूलना दोस्तों। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो अच्छी लगी रही होगी, तभी आप 3.5 या 4 मिनट बाद अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और ज्वाइन बटन दबा के अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहें, हेल्प करना चाहें, तो भी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा वहां पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो भाई, एक और न्यूज निकल के आ रही जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, या थोड़ी सी कह सकते हैं उतनी इंकरेजिंग नहीं है। 3 टॉप पैनल्स ऑन न्यूट्रिशन बट 0 मीटिंग्स इन अ पैंडेमिक ईयर। देखिए, गवर्नमेंट ने 3 कमिटीज बना रखी हैं, और ये टॉप कमिटीज मानी जाती हैं एज फार एज न्यूट्रिशन इज इन्वॉल्व। हमारे देश में न्यूट्रिशन पे क्या काम किया जा रहा है, उसके लिए एक मिशन बनाया गया है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंदर 3 कमिटीज बनाई गई थी, जो कि प्रोवाइड करेंगी पॉलिसी डायरेक्शंस, मॉनिटर करेंगे कि जो अलग अलग स्कीमें चल रही हैं न्यूट्रिशन को इंश्योर करने के लिए, वो स्कीमें किस प्रकार से काम कर रही हैं, और अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का अभी के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब से कोविड-19 का पैंडेमिक शुरू हुआ है, तब से इन कमिटीज की एक भी मीटिंग नहीं हुई है, जबकि ऐसा बोला गया था कि हर
कमिटी की एक क्वार्टर में एक बार मीटिंग तो होनी ही चाहिए। पैंडेमिक के बाद और इनफैक्ट इंडिया में पैंडेमिक से पहले लेवल्स ऑफ हंगर, माल न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी ऑलरेडी बढ़ रहे थे। तो इन सब चीजों में और कोविड-19 में जब ये चीजें बढ़ी तो कहीं ना कहीं इस कमेटी को मिलना चाहिए। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबिलिटीज हैं भाई, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक आराम से सारा काम चल रहा है, तो कमिटीज भी मिल सकती हैं, बट कमेटी क्यों नहीं मिल रही है? तो ये क्रिटिसाइज करने वाली बात है सरकार को, और क्रिटिसाइज किया भी जा रहा है। तो इन बॉडीज में एक लीडिंग मेंबर है जिनका नाम है चंद्रकांत एस पांडव। चंद्रकांत एस पांडव को आयोडीन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये काफी नाराज है, इनका ये बोलना है कि भाई इंडिया का न्यूट्रिशन सिस्टम बैड से वर्स पे जा रहा है, इसको रोका जा सकता है अगर इन कमिटीज में बैठ के ठीक ठाक बात हो, लेकिन सरकार मिल ही नहीं रही है। ये जो 3 टॉप कमिटीज हैं ये कौन सी हैं? एक आती है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग राजीव कुमार जी के अंदर, इसको बोलते हैं अब नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसमें 12 यूनियन मिनिस्टर्स हैं और 5 चीफ मिनिस्टर हैं। ये 5 चीफ मिनिस्टर रोटेशन पे अपॉइंट की जाते हैं इस कमेटी में। फिर एक कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसको कौन हेड करता है? तो सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राम मोहन मिश्रा हेड करते हैं। और तीसरी कमेटी है नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन, इसको हेड करते हैं मेंबर नीति आयोग वीके पॉल। तो इन 3 कमिटीज को जिस स्पीड से मिलना चाहिए था उस स्पीड से ये मिली नहीं है। ठीक है, इन कमिटीज को सेटअप किया गया जब कैबिनेट ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को अप्रूव किया दिसंबर 2017 में, और कमिटीज को बोला गया था कि आपको एक क्वार्टर में एक बार जरूर मिलोगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, और अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर्स बीत रहे हैं और अब तक ये कमिटी मिली नहीं है। ओके, कोरोना का पैंडेमिक शुरू करने के बाद काम क्या था इनका? दे हैव टू सुपरवाइज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, review the performance of various states, give scientific and technical recommendation for the execution of various schemes and propose corrective measures। ये सब इसके काम है, काम ये कर नहीं रही है। यूनिसेफ की यहां पे वार्निंग की बात करूंगा मैं। अच्छा, यूनिसेफ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी जहां पे मैं सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझाता हूं, आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। मैं कभी भी किसी चीज को केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता हूं, मैं चाहता हूं आपकी इन्फॉर्म नॉलेज डेवलप हो और अपनी पढ़ाई में भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी चीज में घुसने की जरूरत नहीं है, बट किसी चीज को समझिए पूरा। तो यूनिसेफ के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। यूनिसेफ मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। मेरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। वहां पे आके यूनिसेफ के बारे में, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जाके देख सकते हो। अब यूनिसेफ ने एक वार्निंग इशू की थी। यूनिसेफ ने जुलाई में बोला लास्ट ईयर कि 6.7 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन अंडर 5 कुड सफर फ्रॉम वेस्टिंग and there could be 10,000 more under 5 deaths a month globally as a result of socio-economic impact of the pandemic। कोविड-19 के चलते यूनिसेफ ने बोला जुलाई 2020 में कि 67 लाख और एक्स्ट्रा बच्चे, जितने बच्चे ऑलरेडी अंडर 5 में वेस्टिंग से, वेस्टिंग मतलब कि भाई जितनी आपकी हाइट है उतना आपका वजन नहीं है, तो वेस्टिंग से सफर कर सकते हैं 67 लाख और बच्चे, जितने पहले थे उससे और कोरोना के पैंडेमिक की वजह से। और कोरोना के पैंडेमिक की वजह से महीने में 10,000 और बच्चों की मौत हो सकती है जो कि 5 साल से कम के हैं। ये तो यूनिसेफ की वार्निंग थी। फिर भाई रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा आया, उसने बताया कि भाई कोविड-19 से पहले ही इंडिया में 22 में से 16 स्टेट्स में जो वेस्टिंग के लेवल थे वो और नीचे जा रहे थे अंडर 5 चिल्ड्रन में, और कहीं ना कहीं 13 स्टेट्स में देखने को मिला कि बच्चों में, अंडर 5 बच्चों में स्टंटिंग बढ़ रही है। एक हंगर वॉच सर्वे जिसको कंडक्ट कराता है राइट टू फूड कैंपेन, इसने क्या बोला कि भैया 5 महीने लॉकडाउन लगने के बाद, मतलब लॉकडाउन लगा फिर लॉकडाउन हटा, तो लॉकडाउन लग के फिर हट गया, हटने के 5 महीने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाली पेट सो रहे थे। More than 60% of the 4,000 respondents across 11 states said their consumption of pulses and vegetables has gone down। यानी लॉकडाउन के हटने के बाद भी 4,000 रिस्पोंडेंट से जब 11 स्टेट्स में उनके खाने पीने के बारे में पूछा गया, 60% लोगों ने बोला कि वो जितनी दाल और वेजिटेबल्स पहले खाते थे उससे अब कम खा रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में आपको एक चीज काम आएगी, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर में चीज आपको काम आएगी। ये जो यूनिसेफ का स्टैटिस्टिक्स है, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का स्टैटिस्टिक है, ये जो हंगर वॉच सर्वे का स्टैटिस्टिक्स है, ये काम आएगा। और इस स्टैटिस्टिक को देखते हुए ये जो टॉप 3 बैलेंस न्यूट्रिशन के नहीं मिल रहे हैं, ये एक कंसर्न करने वाली खबर है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के दाम 7th स्ट्रेट मंथ में बढ़े हैं दिसंबर में। देखिए दिसंबर 7वां कंसेक्यूटिव महीना है इस साल में जब वर्ल्ड फूड प्राइसेस के दाम बढ़े हैं।
अगर केवल चीनी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके दाम बढ़े हैं। ये किसने बोला है? ये बोला है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो क्या करता है? वो मेजर करता है मंथली चेंजेस इन द प्राइसेस। किसके प्राइसेस? तो एक बास्केट बना रखी है जिसमें सीरियल्स भी हैं, गेहूं चावल, ऑयल सीड्स भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, मीट भी है, शुगर भी है। तो इसका जो इंडेक्स है इस बास्केट का वो 107.5 पे पहुंचा है। नवंबर में 105.2 पे था। इस इंडेक्स को एक बेस से मेजर किया जाता है। कहीं ना कहीं 105.2 से 107.5 पे पहुंचना महंगाई को डिस्प्ले कर रहा है। पूरे 2020 में जो बेंचमार्क इंडेक्स था वो 97.9 पॉइंट्स पे था। तो मतलब कि ये 97.9 भी 2020 का ज्यादा है, 2019 से 3.1% ज्यादा है। सबसे ज्यादा दाम इस वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के हिसाब से 2011 में आए थे। 2011 से तो दाम अभी भी 25% कम है। इसमें यहां पे कुछ ब्रेकअप भी दे रखा है वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस का, सीरियल प्राइसेस का। तो वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस दिखा रहा है कि दिसंबर में अगर बात करी जाए तो दिसंबर में नवंबर के रिस्पेक्ट में वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस 4.7% बढ़े हैं। नवंबर में 14% बढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू अक्टूबर। सीरियल प्राइस इंडेक्स की बात की जाए तो दिसंबर में 1.1% दाम बढ़े हैं। ओके, तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं, उतना डिटेल में घुसने की जरूरत है नहीं। ओवरऑल व्हीट, मेज, सोरगुम, चावल, इनके एक्सपोर्ट के दाम घटे हैं, बढ़े हैं, सॉरी बढ़े क्यों हैं? क्योंकि कुछ जगहों पे जितना इन क्रॉप्स का पैदावार हो रहा है उतना नहीं हो रहा। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फसलें फेल हुई हैं, रशिया में फसलें फेल हुई हैं, तो ये कंट्रीज ज्यादा इंपोर्ट कर रही हैं। तो ये ज्यादा इंपोर्ट कर रही हैं तो जो कंट्रीज ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं वो अपने दाम को बढ़ा रही हैं, दाम बढ़ा रही हैं तो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स भी बढ़ रहा है। कोरोना के पैंडेमिक के समय पे जब ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन, हंगर इतना ज्यादा है, दाम बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट डिफेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई सरकार ने एक बड़ी स्कीम लॉन्च की है फॉर जम्मू एंड कश्मीर। 28,400 करोड़ की स्कीम लॉन्च की गई है। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इसके लिए पैसा अलॉट किया गया 28,400 करोड़। और ये स्कीम अनाउंस की जेएंडके के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने। ये जो स्कीम है ये नए इन्वेस्टमेंट लेके आएगी जम्मू एंड कश्मीर में, सब्सटेंशियल एक्सटेंशन करेगी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज का, जो ऑलरेडी प्रेजेंट इंडस्ट्रीज है उनको नर्चर करेगी। और ये फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन 2037 तक ये जो स्कीम है वो चलेगी। यहां पे कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला कि 2019 तक टोटल पैसा जो जम्मू एंड कश्मीर को अलॉट किया गया था, ठीक है, वो था केवल 1123.84 करोड़। ठीक है भाई। और अब केवल यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 24,800 करोड़ और एलोकेट किया जा रहा है। यहां पे कुछ मीडिया चैनल्स को शायद कंफ्यूजन हो गया है। कुछ जो न्यूज़पेपर वेबसाइट्स हैं वो 28,400 करोड़ बोल रही हैं, कुछ 24,800 करोड़ बोल रही हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 28,400 करोड़ था। आगे आने वाले एडिटोरियल्स में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि 28,400 है, 24,800 है। ठीक है। अगर बात की जाए तो यूनियन गवर्नमेंट का आप कह सकते हो एक मेजेस्टिक स्टेप है इस स्टेट के लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि भाई जो केंद्र की सरकार है वो स्टेट के लोगों के लिए सोचती है। कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में ये लोग डेवलपमेंट को लेके आना चाहते हैं। ठीक है। सबको ये लग रहा था कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को 2 भागों में तोड़ दिया गया तो सरकार जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए सोचती नहीं है। यह पर्टिकुलर पॉलिसी जो कि 28,400 करोड़ को पंप इन करेगी जम्मू एंड कश्मीर में, डेफिनेटली ये बात क्लियर कर देनी चाहिए लोगों को कि भाई उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में चीज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भाई एक नई कमेटी बनाई गई है लद्दाख के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी फॉर्म की है टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, लैंड, कल्चर ऑफ लद्दाख एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो भाई यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए, सिटीजंस के पार्टिसिपेशन के लिए, लद्दाख के लैंग्वेज, लैंड, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी को हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी साहब। इस कमेटी में लद्दाख के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC के मेंबर्स भी होंगे। लद्दाख में बहुत लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी कि हमको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद लद्दाख में एक और डिमांड जोर पकड़ रही है, वो ये है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। अगर 6th शेड्यूल की बात की जाए तो 6th शेड्यूल हमारे संविधान में आर्टिकल 244 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 6th शेड्यूल के अंदर वो ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर किया जाता है जो कि 4 स्टेट्स में पाए जाते हैं, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में पाए जाते हैं।
इस 6 शेड्यूल के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स और काउंसिल्स बनाई जाती है और इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल के पास बहुत ताकत होती है अपने अपने इलाकों में नियम कानून बनाने की। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के नियम कानून इन ट्राइबल एरियाज में जहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनी है या ऑटोनॉमस काउंसिल बनी है 6 शेड्यूल की, वहां पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की भी नियम सोच समझ के लगते हैं, एकदम से नहीं अप्लाई होते हैं। ठीक है ना भाई। तो भाई लद्दाख भी ये बोल रहा है कि भाई हमारी जो 90% आबादी है वो ट्राइबल है, तो भाई हमें भी आप 6 शेड्यूल का दर्जा दीजिए। अगर आप लद्दाख की शेड्यूल ट्राइब्स की बात करिए तो मेनली बोथ, बाल्ती, बेदा, ब्रोकपा, शांगपा, मोन, गर्रा, पुरकपा, ये मेन शेड्यूल ट्राइब्स हैं लद्दाख की। ओके, लद्दाख अगर 6ठे शेड्यूल में आता है तो सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट हेल्प है लद्दाख को वो ज्यादा जाएगी, लद्दाख का जो इलाका है वो तेजी से डेवलप करेगा। और सबसे खास बात यह है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने की जो रिकमेंडेशन है ना, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ऑलरेडी दे चुका है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आप मुझे ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स कौन से संविधान के आर्टिकल के अंदर आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे। ओके, तो और मैं आपको बता रखा है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अगर कोई रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है, बट उस रिकमेंडेशन का बहुत वजन है। तो अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की रिकमेंडेशन है कि आप लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के अंदर लेके आइए और सरकार उसको लेके नहीं आती है तो सरकार को पार्लियामेंट में इस बात का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, सरकार को एक रिटन एक्सप्लेनेशन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को भी देना पड़ेगा कि आपकी हमने इस रिकमेंडेशन को क्यों नहीं माना है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में लद्दाख को 6 शेड्यूल की मेंबरशिप दे दी जाएगी। यहां पे बात की जा रही है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की। इसको स्टैब्लिश किया गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। संविधान ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमारे देश में शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को कौन इंप्लीमेंट करेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इंप्लीमेंट करेगा। साथ साथ ये एडवाइस करेगा कि शेड्यूल ट्राइब्स का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, यूनियन के अंदर जो लोग आते हैं उनका भी, स्टेट के अंदर भी। ये सब बातें यहां बताई जा रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स में ये चीज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी ऑफ 2021 रिलीज। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने पहले एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज किए हैं जीडीपी के, किसके, 2020-21 यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक। अगर आपको पता है हो तो बेस ईयर है 2011-12। 2011-12 के रिस्पेक्ट में हम लोग रियल जीडीपी को मेजर करते हैं और नॉमिनल जीडीपी को मेजर करते हैं। अब आप बोलोगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क है? अगर आप इन्फ्लेशन को कंसीडर करके जीडीपी काउंट करते हो तो वो नॉमिनल जीडीपी होती है, अगर आप इन्फ्लेशन को हटा के कोर टर्म्स में जीडीपी काउंट करते हो तो रियल जीडीपी होती है। अगर आप इन्फ्लेशन को हटा रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर के दाम को आपको बेस पे रखना पड़ेगा, तो 2011-12 को बेस पे रखा गया है। तो यही देखिए क्या बोला गया, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर। तो भाई रियल जीडीपी मतलब 2011-12 में जो चीजों की कीमत थी उस कीमत के हिसाब से अगर आज के डेट की सर्विसेज की आप कीमत देखो तो वो रियल जीडीपी होगी, और मार्केट प्राइस देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी। इसीलिए रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस जीडीपी बोला जाता है, इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी बोला जाता है, कांस्टेंट डॉलर जीडीपी। कांस्टेंट प्राइस जीडीपी क्यों? क्योंकि भाई 2011-12 में जो चीजों के दाम थे और 2020-21 में जो चीजों के दाम थे वो दाम बदल चुके हैं। तो अगर 2011-12 के दामों के हिसाब से अगर 2020-21 की आप काउंटिंग करते हो तो वो हो जाएगी रियल जीडीपी, लेकिन 2020-21 के दामों के हिसाब से आज की आप काउंटिंग करोगे तो वो हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, दाम का फर्क है, इन्फ्लेशन का फर्क है। महंगाई बढ़ी तो ऑटोमेटिकली जो फिगरों के दाम है ज्यादा है, सर्विसेज की जो ओवरऑल वैल्यू हो ज्यादा नजर आएगी, लेकिन वो होगी नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी नहीं होगी। तो ये एडवांस एस्टिमेट्स नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों के लिए आए हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि 2020-21 में जो आपकी रियल जीडीपी है वो 7.7% से नीचे आएगी और जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.2% से नीचे आएगी। ठीक है भाई, नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी आपको एक एक्चुअल आइडिया देगा कि रियल में सर्विसेज और गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि अगर एक चीज जो पहले 10 रुपए की है वो अगर 15 रुपए की हो गई है तो वो तो 5 रुपए तो उसका एक्स्ट्रा दाम बढ़ा है ना भाई। अमाउंट ऑफ या फिर क्वांटम ऑफ जो सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है वो तो उतनी है, तो क्वांटम ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एक्चुअली में इकोनॉमी में कितनी सर्विसेज आगे बढ़ी उनके दाम को हटा के, ये चीज अगर आपको देखनी है तो आपको रियल जीडीपी देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर भाई यहां पे रियल जीडीपी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बताया जा रहा है कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करो, अगर आप क्वार्टर 2 से कंपेयर करो, क्वार्टर 1 क्या हो जाएगा, अप्रैल मई जून 2020 का,
और क्वार्टर 2 क्या हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल मई जून तो यार लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जुलाई अगस्त सितंबर तो अप्रैल मई जून से ज्यादा ही एक्टिविटी होगी, तो 21% रियल जीडीपी बढ़ी है। और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जीडीपी और बढ़ेगी, जिसके चलते ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन इन रियल जीडीपी को हम 7.7% तक रोक पाएंगे और आगे एक वी शेप्ड रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। डिमांड साइड पे ऐसा बोला जा रहा है कि रियल जीडीपी इसीलिए हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं थोड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट का खर्चा 5.8% से बढ़ा है। सप्लाई साइड में एग्रीकल्चर 3.4% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो अच्छी अच्छी बात है। रियल में क्या होगा ये तो भाई साल खत्म होने के 6 महीने बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एस्टिमेट्स आते जाते हैं, फाइनली क्या हुआ जीडीपी में इसके फिगर्स आने में कुछ महीने लग जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये चीज आपको काम आएगी। फाइनल आर्टिकल आज का, बाइडेन विम्स कंफर्म्ड एमिड प्रो ट्रंप मॉब अटैक। देखिए भैया, जो बाइडेन के इलेक्शन को कंफर्म कर दिया किसने, कांग्रेस ने। उससे पहले जो कैपिटल बिल्डिंग थी जहां पे सेनेट होता है यूएस का, उस पे एक वायलेंट अटैक हुआ, वायलेंट मॉब का अटैक हुआ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने अटैक किया है। उसके बाद फिर से अटैक को कंट्रोल करने के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट को बुलाया गया और कहीं ना कहीं एक अप्रूवल दे दिया गया कि बाइडेन को 306 वोट मिले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले हैं, 340 पे डिक्लेयर कर दिया गया कि प्रेसिडेंट बाइडेन ही बनेंगे। और इससे पहले ट्रंप ने पता क्या कहा था, ट्रंप ने इस वोट काउंट से पहले अपने थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर से बोला है कि व्हाइट हाउस जाओ, कैपिटल बिल्डिंग जाओ, ठीक है ना, व्हाइट हाउस पे इनको बोला, इनसे बोला कि कैपिटल बिल्डिंग जाओ और कैपिटल बिल्डिंग में हमारी वॉइसेस को हेयर करो, मतलब वहां जाके बताओ कि हम जीते हैं। मतलब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड सरकार को मत चुनने दो। तो ये तो बड़ा खतरनाक चीज है ना। और भाई मॉब अटैक हो गया वहां पे, लेकिन इस तरीके के अटैक तो कंट्रोल में आ जाएंगे। बाद में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब प्रेशर आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं भाई 20 जनवरी को मैं अपनी पावर को जो बाइडेन को ट्रांसफर कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगा अभी जेल में बंद हो जाएंगे, इससे अच्छा पावर देकर चुपचाप से साइड निकल लो। तो आप कह सकते हो डेमोक्रेसी को सीधे सीधे हनन करने का परफेक्ट एग्जांपल है जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में चीज आपको काम आएगी। थोड़ा सा करंट अफेयर्स आज का लंबा हो गया था, बट इंपॉर्टेंट न्यूज थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, व्यू पॉइंट्स दिए बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को ज्वाइन भी करिए। गुड बाय।